नमस्कार दोस्तों, मैं BS चाहर। आज ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिनका अभी रिसेंटली 2 दिन पहले IBPS क्लरिकल में या अलग अलग कैडर्स में सिलेक्शन हुआ है और उनके दिमाग में अब आगे ये है या ये प्लानिंग है कि क्या डॉक्यूमेंट्स हमें लगेंगे, ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ क्या रह सकती हैं। तो साथियों, सबसे पहले मैं सभी साथियों को जिनका सिलेक्शन हुआ है, जो शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, many heartiest congratulations to all the successful candidates। अब साथियों, अच्छी सी अपनी पार्टी कीजिए, एंजॉय कीजिए। आपकी मेहनत रंग लेके आई है, उसका सेलिब्रेशन कीजिए। दोस्तों के साथ कर सकते हैं, दोस्तों के साथ कीजिए, फैमिली के साथ कीजिए, जैसे दिल करे वैसे इसको एक बार सेलिब्रेट कीजिए। आगे की जो टेंशन है वो आपकी इस वीडियो के जरिए दूर हो जाएगी। कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है नहीं, ये एक नॉर्मल कोर्स है कि जैसे ही सिलेक्शन हुआ आगे हमारा दिमाग दौड़ता है कि आगे का क्या प्रोसेस रहेगा। वो नॉर्मल है, सब हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। इस वीडियो में आपको मोर देन सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपका जो शॉर्ट लिस्टिंग हुई है आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फर्दर ज्वाइनिंग प्रोसेस के लिए, तो उसकी आपको डिपार्टमेंट की तरफ से, बैंक की तरफ से आपको मेल आएगी। उस मेल में आपको एक तो आप शॉर्टलिस्टेड हुए हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, वो लिखा होगा। उसके साथ में आपको क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है वो भी क्लियरली मेंशन होगा। इसीलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तक जो पिछले कुछ सालों में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस रही है उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे हैं, उसी के बेस पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। हो सकता है इस साल कोई और बैंक 1-2 चीज़ में रिलैक्सेशन दे दे या कोई 1-2 चीज़ ऐड कर सकता है। बहुत ज़्यादा बड़ी टेंशन की बात नहीं है। जो इसमें बताया जाएगा वो अगर आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पे वो जो एडिशन या कुछ कम होगा वो चीज़ भी डील्ट विद हो जाएंगी, उनको भी निपटा जाएगा। कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। साथियों, सबसे पहले ध्यान देने की बात ये है कि हम जो भी सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स तैयार करेंगे, भले ही वहाँ 1 सबमिट करना पड़े, आप 2 तैयार करके रखिए। और जो डॉक्यूमेंट के सेट आपने तैयार किए हैं वो इनिशियली आपको सेल्फ अटेस्टेड करने पड़ेंगे। वो आप उनके सामने कर सकते हो, पहले करके रख सकते हो, कोई बिग डील नहीं है। लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, जो डेट आपकी ईमेल आएगी उसमें लिखी होगी, उस डेट को आपने जाना है। तो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद 2 सेट ऑफ फोटोकॉपीज, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज आप साथ लेके जाइए। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट क्या क्या रहने वाले हैं। एक तो जो आपकी ईमेल आएगी उसका प्रिंट आउट आपको अपने साथ लेके जाना है। दूसरा, जो आपने एप्लीकेशन IBPS की सबमिट की थी, जिसके लिए आपका सिलेक्शन हुआ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उसका प्रिंट आउट लेके रखिए। अगर तब नहीं ले पाए आप तो अब दोबारा IBPS उसका लिंक ओपन करता है दोबारा उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए, और उस एप्लीकेशन में जो आपने इंफॉर्मेशन भरी है उसको कंफर्म करती हुई, उसको सर्टिफाई करते हुए ही आपके डॉक्यूमेंट्स में जो डिटेल है वो होनी चाहिए। जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, पिताजी का नाम, आपके मार्क्स, आपके DMC, आपके सब्जेक्ट, या आपने कोई एक्सपीरियंस बताया है, वो सारी चीज़ों से रिलेटेड हमें डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। तो 2 चीज़ें हो गई, एक तो ईमेल जो आई है वो, एक उसका प्रिंट आउट। उसके बाद आपको 4 फोटोग्राफ वो रखने हैं जो आपने IBPS का जब फॉर्म फिल किया था क्लरिकल का, तो उस टाइम पे जो आपने फॉर्म फोटो स्कैन करके अपलोड किया था उसके आपको कम से कम 4 फोटोग्राफ रखिए। ज़्यादा भी रख सकते हैं, 6 रखिए, 8 रखिए, क्या दिक्कत है उसमें। आप मिनिमम 4 फोटोग्राफ अपने साथ लीजिए। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन की बात आती है। उसके लिए आपका अगर बर्थ सर्टिफिकेट है दैट इज़ मच बेटर, अगर नहीं है तो 10th की मार्कशीट किसी भी एम्प्लॉय का या किसी भी आदमी के बर्थ सर्टिफिकेट को एज ए बर्थ सर्टिफिकेट काम करती है। तो आप अपनी 10th की ओरिजिनल मार्कशीट लेके जाएंगे और फोटोकॉपी लेके जाएंगे। उसके बाद पैन कार्ड भी बहुत ज़रूरी होता जा रहा है। तो अगर आपने अप्लाई किया हुआ है तो उसका प्रूफ लेके जाना है। अगर आपके पास है तब तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो अप्लाई कीजिए, उसकी एक्नॉलेजमेंट रखिए कि मैंने अप्लाई किया है। ये अभी करके रख लीजिए जितना जल्दी हो सके, जैसे चीज़ें नॉर्मल होती हैं तो उसको अप्लाई करके रखिए, उसका प्रूफ लगेगा तो काम चल जाएगा।
फिर बात आती है आपकी फ़ोटो आईडी की और एड्रेस प्रूफ की वेरिफिकेशन की। उसके लिए आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारे ऐसे प्रूफ है, या पासपोर्ट हो गया, ये ऐसे प्रूफ हैं जिन पे आपका नाम भी होता है और आपका एड्रेस भी होता है, आपका फ़ोटो भी होता है। इसीलिए ये फ़ोटो आईडी प्रूफ का और एड्रेस प्रूफ का काम करेंगे। इनकी भी दो फोटोकॉपी और ओरिजिनल साथ रखिए। अब साथियों, जो आपने अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन की डिटेल अपलोड की है, आपको उसकी मार्कशीट की दो कॉपी सेल्फ अटेस्टेड और उसकी ओरिजिनल कॉपी हर ईयर की, हर सेमेस्टर की, अगर ग्रेजुएशन है तो उसकी डिग्री अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी है, अदरवाइज प्रोविजनल डिग्री का अरेंजमेंट कर लीजिए। ये सारे काम एडवांस में करके रखिए, क्योंकि आपको जब ईमेल आएगी उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है, 15-20 दिन तक का टाइम रह सकता है, या अभी सिचुएशन थोड़ी कोरोना की तो और ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। बट आप कुछ काम जो पहले कर सकते हैं वो पहले करके रखेंगे ना। हम लोग अभी फ्री हैं तो जो कर सकते हैं वो कर लेंगे, सो दैट कि बाद में मेंटल प्रेशर ना रहे कि ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। इसीलिए ये प्रोविजनल डिग्री का, अगर ओरिजिनल डिग्री नहीं है आपके पास एक्चुअल डिग्री, तो प्रोविजनल डिग्री का अरेंजमेंट अपने कॉलेज से कीजिए विजिट करके, या वहाँ से जो प्रिंसिपल वगैरह से लिखवा के लीजिए कि इसने ऐसे ऐसे यहाँ से कोर्स किया है और उसकी प्रोविजनल डिग्री या मेन डिग्री अवेलेबल नहीं है, बट हम सर्टिफाई करते हैं कि उसने ऐसा किया है, वो भी काम चल सकता है। इसी के साथ जिन साथियों ने डिसेबलमेंट या फिजिकली हैंडीकैप के कोटे में अप्लाई किया है, उसमें सिलेक्शन हुआ है, तो उनको डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर के द्वारा इशूड जो फिजिकल हैंडीकैप का सर्टिफिकेट लगेगा। ऐसे ही जिसने एक्स सर्विसमैन में अप्लाई किया है उसकी पुरानी पेंशन बुक की कॉपी लग सकती है, और बैंक के 3-4 फॉर्मेट रहते हैं, 3 से 4 फॉर्मेट रहते हैं नॉर्मली बैंक के, वो भी उसको फिल करके उसमें ज़रूरी इन्फॉर्मेशन भर के जो रिक्वायर्ड है वो साथ लेके जानी पड़ेगी। और जिन साथियों का रिजर्व कैटेगरी में, SC ST में या OBC कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है, तो SC ST कैटेगरी वालों के को अपना कास्ट सर्टिफिकेट कभी भी इशू कराया हो वो चलेगा, उसमें कोई इशू नहीं है, वो काम करेगा। लेकिन OBC का जो सर्टिफिकेट है वो कोशिश कीजिए कि 1 साल से ज़्यादा पुराना ना हो, क्योंकि OBC के सर्टिफिकेट में क्रीमी लेयर का कंसेप्ट लगता है, और 1 साल में ऐसा हो सकता है कि पहले आपकी इनकम इतनी थी कि आप क्रीमी लेयर में नहीं आते थे, लेकिन अभी आपकी फैमिली इनकम इतनी है कि अगर वो क्रीमी लेयर में आते हैं तो हो सकता है कि आप उस कैटेगरी में इनएलिजिबल हो सकते हैं। इसीलिए OBC कैटेगरी वालों को अपना लेटेस्ट विदिन 1 ईयर का अपना कास्ट सर्टिफिकेट का अरेंजमेंट करें, वो बहुत मच बेटर रहेगा बजाय पुराना कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाने के। अब साथियों, एक रहता है कि कंप्यूटर लिटरेसी सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आपने कंप्यूटर का कोई कोर्स वगैरह किया है 3 महीने 6 महीने का अलग स्पेशल, तो आप उसका सर्टिफिकेट लेके जाइए। अदरवाइज आपने किसी भी क्लास में, किसी भी सेमेस्टर में अगर आपने कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट पढ़ा है तो वो आपका कंप्यूटर लिटरेसी सर्टिफिकेट का काम करेगा। उसके लिए फिर आपको अलग से अरेंजमेंट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर अलग से है तो वो आप एडिशनल ले जा सकते हैं, उसमें कोई ऐसी बड़ी बात भी नहीं है। इसके साथ साथ साथियों, अगर आप किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, आपने मेंशन किया अपनी एप्लीकेशन में, वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, प्राइवेट है, अगर आपने मेंशन किया है तो एक उस डिपार्टमेंट की NOC, दूसरा आपने उधर से रिजाइन ले लिया है और आपका कंडक्ट अच्छा रहा है, इससे रिलेटेड भी सर्टिफिकेट की डिमांड डिपार्टमेंट कर सकता है, जो हमें प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो वो चीज़ हम पहले इंश्योर करके रखें कि अगर हमने जॉब स्विच करनी है तो अपने डिपार्टमेंट से रिजाइन दें और उनसे ये सारे सर्टिफिकेट लेके, NOC लेके फिर हम तैयार रहें, ताकि जब भी कॉल लेटर आए हम ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर सकें। कुछ बैंक्स मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी मांगते हैं, तो उस केस में कुछ बैंकों का अपना खुद का परफॉर्मा है, उसमें फ़ोटो लगा के डिटेल फिल करके, और जो प्रैक्टिशनर MBBS है या असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर है, उससे उस रैंक का या उससे ऊपर की रैंक का कोई भी सिविल सर्जन है, किसी सिविल हॉस्पिटल में जाके वो हम उसको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ले सकते हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट ले सकते हैं। वो बड़ा इजीली बना देते हैं, 1 दिन का काम रहता है, उनको पता है कि जॉब के लिए जा रहा है, तो उसमें आपकी नॉर्मल जो आंखों का, कान का, इस टाइप का मोटा मोटा जो फिटनेस का चेक होता है, तो वो भी रिक्वायर्ड होता है। अगर ये सभी बैंक नहीं मांगते मेडिकल सर्टिफिकेट, लेकिन जहां अगर आपके बैंक ने मेंशन किया है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो प्रोड्यूस करने हैं, उस लिस्ट में नाम है, तो आप इसको जरूर बनवा के लेके जाइए। और अगर आपके बैंक ने फॉर्मेट भी दिया है, उस मेल में अटैच किया, तो उसी फॉर्मेट को आप, उसी मेडिकल सर्टिफिकेट के फॉर्मेट को आप तैयार कर रखिए।
साथियों, हम सब जानते हैं कि जो क्लरिकल का है वो स्टेट बेस पे उसकी रिक्रूटमेंट होती है। तो इसीलिए अगर कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ स्पेसिफिक लैंग्वेज वो स्पेसिफिक लैंग्वेज ही यूज होती है मेन वर्किंग में, और हमने उन स्टेट में अप्लाई किया है और वो हमारी लैंग्वेज नहीं है, तो हमें एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी देना पड़ सकता है। अगर उस स्टेट की लैंग्वेज एज ए सब्जेक्ट हमारी पहले रही है तो वो सफिशिएंट है, जो उस स्टेट में वर्किंग लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज है। अगर वो लैंग्वेज कभी भी हमारी सब्जेक्ट का पार्ट रही है 10th में 12th में, तो वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमें लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट दे सकते हैं। उसमें छोटा मोटा पूछते हैं कि आपको बोला हुआ समझ आ रहा है, लिखा हुआ पढ़ पा रहे हो, या थोड़ा बहुत लिख पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, ऐसा रहता है। अगर ऑन द स्पॉट हम नहीं भी कर पा रहे तो उसके लिए थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है, 3-6 महीने का। उसके लिए आपकी ज्वाइनिंग नहीं रोकी जाती, उसके लिए आपको बाद में टाइम दिया जाता है वो प्रोफिशिएंसी गेन करने के लिए। अब इसमें एक और है, कुछ मोस्टली बैंक्स पुलिस वेरिफिकेशन अपने एंड पे कराते हैं, यानी जैसे ही वो आया, उसने डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट की, वेरीफाई किए, ज्वाइन कराए, उसके बाद अपने एंड पे बैंक्स उसके डॉक्यूमेंट दूसरे भी वेरीफाई करते हैं, लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट भी मंगाते हैं। उस केस में बैंक लिखता है, उसके जिस एरिया में वो रहता है, वो जिस भी पुलिस स्टेशन के अंडर आता है वहाँ लिखता है, उसका पुलिस से वेरिफिकेशन कराता है कि इसका कंडक्ट कैसा रहा है। उस केस में अगर आपके अगेंस्ट कोई पहले केस रजिस्टर नहीं है तो सोचने की बात ही नहीं है। कुछ बैंक ऐसा भी हो सकता है कि खुद का पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्मेट दे दे और आपको बोले पुलिस वेरिफिकेशन कराने के लिए, तो आप पुलिस स्टेशन में जाइए, वो उनको बताइए कि इस चीज़ के लिए पुलिस वेरिफिकेशन कराना है, तो वो कर देते हैं। कई बार वो थोड़ा बहुत चढ़ावे की उम्मीद करते हैं, 500-1000 रुपये, तो उसके लिए डिले मत कीजिए। अगर ऐसा कुछ करके होता है तो ये प्रैक्टिकल टिप है, आप उसको जल्दी से जल्दी करा सकते हैं। और आपने डिपार्टमेंट ने कराना है तब तो चिंता ही कुछ नहीं है। तो एक ये चीज़ हो सकती है जो डिपार्टमेंट डिमांड कर सकता है। इसके अलावा कुछ बैंक कैरेक्टर सर्टिफिकेट की भी डिमांड करते हैं। वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप अपने जो लेटेस्ट जो आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रहा है, जहां आपने स्टडी की है, लास्ट जो स्टडी की है, वहां से आप उसके प्रिंसिपल से, डीन से, हेड से आप अपना सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू करा सकते हैं। इसके साथ साथ कई बैंक ऐसे भी हैं जो उस कैरेक्टर सर्टिफिकेट के अलावा 2 और गेस्टेड ऑफिसर से कैरेक्टर सर्टिफिकेट की डिमांड कर सकते हैं। तो आप उन 2 का भी अरेंजमेंट करा के रखिए। अगर आपके बैंक ने कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मांगा है तब आपको कुछ नहीं लेके जाना है, उस केस में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। साथियों, कुछ एक बैंक आपका जो, अगर आपने कहीं भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन कराया है तो उसका जो ID कार्ड है, रजिस्ट्रेशन कार्ड है, कई बैंक उसकी भी प्रूफ मांगते हैं या फिर डिक्लेरेशन लेते हैं कि मैंने कभी किसी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर बैंक मांगते हैं। 1-2 बैंक है जो मांगते हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ बैंक अगर ऐसा मांगते हैं तो आप अपना वो, अगर आपने कराया है तो उसका जो प्रूफ है, जो कार्ड है, वो लेके जाइए। नहीं कराया तो आप वहाँ अंडरटेकिंग लिख के दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ साथ एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन और दे देता हूं कि अगर आपने मीनवाइल कभी भी अपना नाम चेंज कराया है, यानी कि बीच के डॉक्यूमेंट्स में कुछ है, बाद के में कुछ है, तो उस केस में जब आपने जो कराया है उसका एफिडेविट लगेगा। और आपने अगर कराया है तो उसका अगर थोरो लीगल प्रोसेस आपने अडॉप्ट की है, जो एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है नेम चेंज का, अगर वो अडॉप्ट की है तो आप उसका प्रूफ भी साथ लेके जाइए, सो दैट कि आपको अनडू किसी भी तरीके की परेशानी ना झेलनी पड़े इस चीज़ की क्लैरिफिकेशन देने के लिए। साथियों, ये था डॉक्यूमेंटेशन जो मैक्सिमम हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ अगर कोई एक आधा बैंक इस बार कुछ ऐड करता है तो अपने ऑफर लेटर को, जो मेल आएगी, उसको थोरो स्टडी कीजिए, 2 बार 3 बार 4 बार कीजिए। जो चीज़ें आप कंप्लीट करते जाएं उसका प्रिंट आउट निकालिए, जो कंप्लीट करते जाएं उसको टिक मार्क करते जाएं, जो रह गया उसको क्रॉस मार्क करें। जैसे ही आप वो कंप्लीट कर दे, टिक कर दे, और उसके बाद जब आपके सारे डॉक्यूमेंट तैयार हो जाते हैं उसके 2 सेट तैयार कीजिए। और एक एडिशनल टिप मैं देना चाहता हूं साथियों, कि जब भी आप जाएं तो आपको जो टाइम दिया है वो इंश्योर करें कि आप उस टाइम पे पहुंच जाएं। लेकिन अगर कभी किसी जैम वगैरह की वजह से आप आधा घंटा 1 घंटा लेट होते हैं तो आप चिंता ना करें। उस पूरे दिन में अगर आप सुबह जिस टाइम पे बोला है वो नहीं पहुंच पाते, तो आप लेट होते हैं तो भी बैंक आपको कंसिडर कर लेगा, लेकिन फिर भी आप इंश्योर कीजिए कि आप टाइमली पहुंचे। जैसे कि अगर आपका सबसे पहले नंबर है तो आपका काम सबसे जल्दी हो जाए, और वहाँ पूरा दिन लगने वाला होता है, इसीलिए अच्छे से खा के जाएं, क्योंकि वहाँ जाने के बाद आपका मन करेगा कि अभी यहाँ वहाँ ना जाऊँ और मैं अपना पहले फॉर्मेलिटीज़ करा दूँ, क्योंकि बड़ी मुश्किल से जॉब मिलती है। तो उस केस में आप पूरे दिन भूखे रहते हैं, आपका मूड खराब होता है, आपको वो सिचुएशन फ्रस्ट्रेटिंग सी लगती है। इसलिए अच्छे से पेट भर के सुबह का ब्रेकफास्ट करके जाएं। हो सके तो आप दिन का नाश्ता, दिन का खाना लेके जा सकते हैं,
या जोनल ऑफिस के आसपास जहां भी आपको रिपोर्ट करना है, आप वहां कुछ आसपास खाने का है तो विद ड्यू परमिशन जो वहां पर्सन्स हैं उनको बता के और आप बीच में खाना वाना खा के आ सकते। इसी के साथ साथ एक और एडिशनल मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि पीएसबी बैंक्स में क्लरिकल की यूनियन बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए आप वहां जब जाएं तो आप वहां मोस्ट प्रोबेबली वहां कोई ना कोई यूनियन का लीडर मिलेगा आपको, तो आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर इनमें से कभी कोई चीज़ कम रह जाती है तो उस केस में साथियों वो हमें थोड़ा बहुत एक्सटेंशन भी दिला सकते हैं या प्रोसीजर क्या है वो हमें समझा सकते हैं। हमारी क्वेरीज ऑन द स्पॉट वो एड्रेस करेंगे और उसका रिजोल्यूशन करा के हमें देंगे। क्योंकि मेरे साथ भी जब मैं बैंक ज्वाइन करने के लिए आया एज ए पीओ तो मैं बॉन्ड पेपर लेके नहीं आया था, जो सिक्योरिटी बॉन्ड हमें देना होता है। वो उस वजह से मेरी 5-7 दिन ज्वाइनिंग लेट हुई, मुझे यूनियन ने टाइम एक्सटेंशन करवाया मेरा। तो ऐसा आपके केस में भी हो सकता है कि कोई डॉक्यूमेंट कम रहता है तो वो हमारी हेल्प करा सकते हैं इस केस में, इसीलिए ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इसी से मुझे याद आया कि अगर कोई सिक्योरिटी बॉन्ड, जनरली क्लरिकल में मांगते नहीं है कोई बैंक सिक्योरिटी बॉन्ड, मैंने अभी तक देखा नहीं है, लेकिन इस बार अगर कोई बैंक ऐड करता है तो जैसा उन्होंने सिक्योरिटी बॉन्ड का परफॉर्मा बताया है, चाहे वो सिक्योरिटी बॉन्ड एज ए एफडी बना के हो या उस बैंक के नाम के एफडी बना के हो या कोई स्पेशल बॉन्ड का फॉर्मेट एग्जीक्यूट करने के लिए दिया है, तो वो फॉर्मेट तैयार करा के आप उस पर 2 विटनेस श्योरिटी हैं उनके साइन करा के आप वो तैयार करा के रख सकते हैं। तो ये था डॉक्यूमेंट्स को लेके, इससे बाहर मुझे नहीं लगता बहुत कुछ रहने वाला है। आप चिंता मत कीजिए, ये टाइम एंजॉय कीजिए, अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले की प्रिपरेशन कीजिए। चिंता करने का कोई फायदा नहीं है, सब अच्छा होगा। आप बैंक ज्वाइन पक्का करेंगे, जो करना चाहते हैं उनको कोई नहीं रोक सकता ज्वाइन करने से, प्रॉब्लम सारी सोल्व हो जाएंगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड वेलकम टू द बैंकिंग इंडस्ट्री, बैंकिंग फ्रेटर्निटी। जय हिंद दोस्तों।